ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी जिसमें कि अपनी सिफारिशात दी थी कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत एक कमीशन बनाया जिसके कि शेख अजमत सईद साहब वही सरबराह भी होंगे और एक शख्सी ये कमीशन होगा। सुप्रीम कोर्ट का जज आज ब्रॉडशीट कमीशन का चेयरमैन बना है। आप हिस्सेदार हैं ब्रॉडशीट में, हिस्सेदार मुंसफ नहीं बन सकते। जस्टिस अजमत पर इनको एतराज़ है तो फिर क्या जस्टिस कयूम का नाम दें या चौधरी इफ्तिखार का नाम दें? सेनेट के इलेक्शंस को हम चाहते हैं वो एक बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से हो। अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम पार्लियामेंट भी जा सकते हैं और हम चाहेंगे कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर जरूरत पड़े तो वो भी हम प्रेजेंट करेंगे और हम देखेंगे इसकी मुखालिफत कौन करता है। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे जो दो मेजर हुकूमती फ़ैसले हैं जो पिछले दिनों में हमारे सामने आए हैं। गुज़िश्ता रोज़ वफाकी काबीना ने बाज़ाब्ता तौर पर बरतानवी फर्म ब्रॉडशीट के मामले पर तफसीली तहकीकात के लिए एक रुकनी इंक्वायरी कमीशन जो है उसको मंजूर कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस रिटायर्ड अजमत शेख साहब जो हैं वो इस इंक्वायरी कमीशन के तमाम मामला देखेंगे और इसकी तश्कील जो है वो पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत की गई है। ये जब फैसला सामने आया तो अपोजिशन ने शेख अजमत सईद साहब की तकर्री के हवाले से शदीद एतराज़ किया, मगर हुकूमत ने अपोजिशन के जितने भी ये एतराज़ात हैं इनको रद्द कर दिया है और फैसला किया है कि ये इंक्वायरी कमीशन अजमत सईद साहब ही हेड करेंगे और वो देखेंगे कि नैब और ब्रॉडशीट के दरमियान जो मुआहदा हुआ उसकी मनसूखी, नैब की तरफ से जो मुबैना तौर पर गलत फर्म को अदायगी हुई और फिर मुख्तलिफ शख्सियात के ख़िलाफ़ तहकीकात को भी रोके जाने समेत जो तमाम पहलू हैं इनकी तफ्तीश का फ़ैसला किया है। दूसरा अहम हुकूमती फ़ैसला जो है वो सेनेट के ओपन बैलेट इंतखाबात से मुतल्लिक है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुमकिना तौर पर सुप्रीम कोर्ट में दायर जो सदारती रेफरेंस है उसका फैसला सामने न आने की सूरत में काबीना ने यह मामला पार्लियामेंट में ले जाने का फैसला किया है और इस हवाले से जो आईनी बिल है वो ऐवान में पेश किया जाएगा। इन इशूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे मौजूद हैं डॉक्टर शीरी मज़ारी साहिबा, ये वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हकूक़ है। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहिबा। जी डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इनिशियली बात यही हो रही थी कि 3 रुकनी ये इंक्वायरी कमीशन बनेगी, मगर फिर आप लोगों ने फैसला किया कि एक मेंबर ही काफ़ी है, तो ये क्यों फैसला किया गया? और साथ में अपोजिशन की तरफ से बहुत तनकीद भी हुई है, उन्होंने इल्ज़ामात भी लगाए, एतराज़ात भी किए हैं, बट हुकूमत ने बिल्कुल उनकी बात को अहम नहीं समझा। इसकी भी हमें ज़रा डॉक्टर साहबा लॉजिक बताइएगा। आरिफा, पहली बात तो ये कि जो सब एक कमेटी बनी थी कैबिनेट की, उन्होंने पहले तजवीज़ पेश की थी कि 3 या 4 रुकनी मेंबर कमेटी हो, लेकिन काबीना में डिस्कशन हुई और काबीना का फैसला था कि 1 पर्सन कमीशन बनाया जाए अंडर द एक्ट जो आपने मेंशन किया 2017 का। तो ये काबीना का फैसला था और मैं समझती हूँ दुरुस्त फैसला था। तो पहली बात ये। दूसरा ये, मुझे हंसी आती है, जाहिर है चोर अपनी चोरी छुपाएंगे, वो तो शोर मचाएंगे। ये ऐसा है कि अपोजिशन चाहती है जैसे कोई चोर कहे कि जी जज वो लगाएं जो मेरा जज हो और मैं उसको सजेस्ट करूं नाम। ये नहीं हो सकता। इन्हीं की चोरी है, इन्हीं की चोरी पे इन्वेस्टिगेशन होनी है, तो हम इनसे क्यों मशवरा करें? हमने गवर्नमेंट की पावर है, हमने 1 मैन कमीशन किया है और उसके TORs जो है वो अब काफ़ी ब्रॉड होंगे। ना सिर्फ ब्रॉडशीट का पूरा इन्वेस्टिगेशन होगी। देखें, कॉम ने $29 मिलियन कंपनी को दिए, 21 मिलियन और 8 मिलियन उसका इंटरेस्ट। और किसने गलत जगह दिए, क्यों दिए गए जब एसेट्स की रिकवरी नहीं हुई? क्योंकि 800 मिलियन आइडेंटिफाई हुए हैं, ये बरतानवी कोर्ट में है, और उसमें से 103 मिलियन तो इररिफ्यूटेबल एविडेंस है कि ये एक करप्शन मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा था शरीफ का, और इसकी वजह से वो इंटरेस्ट पे हुआ। तो वो पैसा किधर गया, क्यों नहीं वापस आया? बहुत से सवालात उठते हैं। NRO क्यों दिया गया, अग्रीमेंट क्यों बीच इन्वेस्टिगेशन में ख़त्म की गई,
और ना सिर्फ ब्रॉडशीट, इसके साथ और चीज़ें अटैच्ड हैं। एक IAR ब्रॉडशीट ने कंपनी बनाई थी जो कि रॉकवुड वगैरह को देख रही थी। उसमें आपको पता है, कुछ आपको याद होगा, वो सीन नहीं भूलता कि वाजिद शमसुल हसन गए और उन्होंने स्विस बैंक से पैसे, वो कागजात वगैरह सारे निकलवा लिए, गायब कर दी गई। इन सारी चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन अब होनी है। उसके साथ साथ तो डॉक्टर साहब ये जिस वाकये का आप जिक्र कर रही हैं, आप ये कह रही, नहीं आई एम जस्ट आस्किंग कि इस वाकये को भी फिर ये इंक्वायरी कमीशन देखेगा, ये जो आप जिक्र कर रही हैं? सारी इंक्वायरी कमीशन की TORs ब्रॉडशीट से आगे जाएंगी और इसमें ये भी होगा। देखिए, शहबाज शरीफ ने ऑलमोस्ट $7 मिलियन नैब को दिए थे प्ली बार्गेन में। वो चौधरी इफ्तिखार साहब ने फौरन ऑर्डर करके बाद में इमीडिएट रिटर्न कर दिया। क्यों किया गया ये ऐसे? कि जब वो प्ली बार्गेन हुई, इसका मतलब है उन्होंने अपनी गिल्ट एडमिट की। ये बहुत सी चीज़ें हैं। रॉकवुड की पहले डिनाई किया जरदारी ने, हुकूमत ने जब सेल की, पैसे आने लगे हुकूमत के पास, तो इनकी हुकूमत थी, इन्होंने वापस अपने आप को दे दिए पैसे। उस वक्त क्या ये हमारा पैसा तो है? डॉक्टर साहब ये तो फिर यही लग रहा है, जी माफ करिएगा आपकी बात काट रही हूँ, फिर तो आपकी बातों से तो ये लग रहा है कि दिस इज मच मच ब्रॉडर देन ब्रॉडशीट। आप तो अब बेसिकली आपकी हुकूमत, माफ करिएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के हवाले से जितनी भी केसेस माजी में बने हैं, चाहे वो ख़त्म हो गए हों या अब तक चल रहे हों, कि आप सबकी तफसील जो है वो इस इंक्वायरी कमीशन में फिर से देखी जाएगी? देखिए, ना सिर्फ चेक करना है हमने, क्योंकि इतनी चीज़ें आई हैं ब्रॉडशीट में, और सिर्फ केसेस की बात नहीं है। कौन लोग मुलव्वस थे जिन्होंने इनका साथ दिया चोरी में, किन्होंने, किस तरह ये गलतियां हुई कि जान के गलत जगह पैसे दिए गए, कौन किसको लाया, एग्रीमेंट में फॉल्ट थी, किसने ये एग्रीमेंट क्यों गलत साइन की, ये सारी चीज़ों की तहकीकात होगी। क्योंकि हमने कौम के सामने सारी बातें अब वाज़े तौर पे रख देनी है। और मैं समझती हूँ इसी वास्ते अपोजिशन का इतना रोना चीखना हो रहा है, क्योंकि जाहिर है वो दे आर गिल्टी, उनको पता है चीज़ें हुई हैं। लंदन के कोर्ट में ये जो फैक्ट्स और फिगर्स आए हैं, ये हमने तो नहीं किए, ना किसी पाकिस्तानी हुकूमती ऑर्गेनाइजेशन ने किए, ये तो एक ब्रिटिश कोर्ट के आगे आए हैं एविडेंसेस, और ब्रिटिश कोर्ट की डिसीजन है। डॉक्टर साहब, यहाँ दो सवाल उठते हैं। एक तो ये है कि ये इतनी जो ब्रॉड आप मतलब कि जो आपकी बातों से लग रहा है इन्वेस्टिगेशन है, तो फिर क्या इंक्वायरी कमीशन में और लोग नहीं होने चाहिए थे? और जो माजी के अंदर हमने देखा है, जैसे पैनमा था, JITs बनाई गई इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो क्या इस तरह की भी कोई फैसिलिटीज TORs में ऑफर की जाएंगी इस कमीशन को? क्योंकि एक आदमी के लिए तो काम भी बहुत ज्यादा लग रहा है। देखिए, एक्चुअली आज काफ़ी चीज़ें तो ऑलरेडी हैं, उनको कोलेट करना है इकट्ठे, सारी एविडेंसेस मौजूद हैं, उनको इंक्वायर उन पे करना है, उनको इकट्ठा करना है। दूसरा ये कि कमीशन किसी को कोऑप्ट कर ले। अब ये लीगल, हमारे जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो TORs की एग्जैक्टली बनाएंगे, डिफाइन करेंगे। लेकिन एक और चीज़ ये है कि इसमें आप ऑपोजिशन कह रहे हैं, ऑपोजिशन का सिर्फ नहीं है इशू ये है कौन और लोग मुलव्वस थे, कौन कौन एक्टर्स थे सारे खेल में जिन्होंने पाकिस्तानी कौम का इतना पैसा लूटा। आप फिगर्स देखें, माइंड बॉगलिंग है आरिफा। अगर आप देखें डॉलर्स में जो आ रहे 800 मिलियन, 103 मिलियन, जिसके तहत हमने 29 मिलियन पेमेंट हुई है हुकूमत की तरफ से, और अभी और ऐसी चीजें आएंगी जिसके कर्जे हम अभी तक भुगत रहे हैं। डॉक्टर साहब को पता तो होना चाहिए किधर पैसा गया उनका। डॉक्टर साहब, बट एक जो इल्जाम लगता है, और वो फिर उस पर भी बात होगी कि पिछली भी ये मुशर्रफ की हुकूमत के दौरान ये जब सारा किस्सा शुरू हुआ था, तो सिवाय पैसे जाया करने के पाकिस्तान ने और कुछ अचीव नहीं किया। और अब भी यही खत है कि आप लोग भी ये माजी को जिस तरह कि तफसील मालूम होनी चाहिए, इसमें हमारा पैसा ही और ज़ाया होगा, वी विल नॉट लर्न एनीथिंग न्यू, और ना कोई पैसा वापस आएगा। तो ये भी एक इल्ज़ाम लगता है कि ये इसका फ़ायदा क्या है, इस तरह का बार बार माजी में जाके पुरानी चीज़ों को एक्सप्लोर करना। वी नॉट इससे कोई हमें पैसे तो वापस नहीं मिलेंगे।
हम एक्सप्लोर नहीं कर रहे, हम सजा देंगे जिन लोगों ने जिन्होंने हिस्सा लिया इस सारे एनआरओज में। साहिबा, मुशर्रफ साहब कहाँ आपके हाथ आएंगे? नहीं, बट आरिफा बात सुने हम इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे, ना हम फॉरेन कंपनी को हायर कर रहे। हम एक चीज जो ऑलरेडी सामने आई है उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, किस तरह हुई, कौन कौन इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व थे। और मैं समझती हूँ, देखें आप कह रहे हैं मुशर्रफ के ज़माने में शुरू हुआ, कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मुशर्रफ ने तो एनआरओ दे दिया। किन्होंने ये बंद की पेमेंट्स, गलत पेमेंट्स किसको की, कौन तो उनको तो आप जानती है ना डॉक्टर साहिबा कि मुशर्रफ साहब ने सब कुछ किया, तो इसके लिए इंक्वायरी कमीशन की क्या जरूरत है? नहीं, लेकिन आरिफा, मुशर्रफ के साथ जिन लोगों ने गलत एग्रीमेंट साइन की है, आप अगर ब्रॉडशीट की पूरी वो पढ़ें, किस तरह पहले ट्रूवॉ से साइन हुई, फिर ब्रॉडशीट को कौन लेके आया, किन लोगों ने गलत पेमेंट की, ये सारी चीज़ें हैं। उस वक्त तो कोई नतीजा नहीं आना था क्योंकि आपने एनआरओ दे दिया था। हम तो ना एनआरओ देंगे ना इसकी बात हो रही है। हम कह रहे हैं सारे लोग जो इसमें मुलव्वस थे, सबका क्या रोल था, उनको कौम को जवाब देना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। और हम किसी को एग्जेम्प्ट नहीं कर रहे, लेट मी स्टेट दैट क्लियरली। ओके डॉक्टर साहब, वी रनिंग आउट ऑफ टाइम, वेरी क्विकली। हुकूमत ने, शिबली साहब ने गुज़िश्ता रोज़ ऐलान किया कि अब आप लोग अमेंडमेंट लेके पार्लियामेंट में जाएंगे सुप्रीम कोर्ट से, तो अभी तक कोई फैसला सामने नहीं आया। तो अगेन यही फिर तनकीद बहुत ज़्यादा हो रही है कि ये पहले ही सबको मालूम था कि सुप्रीम कोर्ट प्रॉबली इस पे कोई फैसला नहीं दे सकेगी, अगर देगी भी तो वक्त चाहिए होगा। विद सच शॉर्ट टाइम आप लोग पहले क्यों नहीं पार्लियामेंट चले गए अमेंडमेंट लेके? आरिफा, आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं देगी, हमें तो ये कोई खदशात नहीं थे और अभी भी हमने कोई ऑप्शन रूल आउट नहीं किया। अच्छा। हमने कहा है कि हम ऑप्शन ये रखते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की तरफ भी जाएं और इन टाइम जाएं, क्योंकि आपको पता है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में दो पार्टीज ने साइन किया, तो उन्होंने खुद सेनेट इलेक्शन का कहा था कि ये ओपन होने चाहिए क्योंकि इसमें पैसा होता है, करप्शन बहुत होती है। अब हम देखेंगे, अगर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में इन्होंने एक कमिटमेंट की थी और हम वो पूरा करने जा रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, तो इनको क्यों इतराज़ हो रहा है, क्यों ये छुपाना चाह रहे हैं? क्योंकि पैसा बहुत चलता है। हम वाहिद पार्टी हैं जिसने अपने 20 लोगों को मेंबरशिप से हटाया था जब हमें शक और शुबा हुआ था कि इन्होंने पैसे लिए सेनेट इलेक्शंस के वक्त खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली के हवाले से। तो हमारी तो ये कमिटमेंट बहुत पुरानी है कि ये करप्शन और ये पैसा जो चलता है सेनेट के इलेक्शन में, ये ख़त्म होना चाहिए। डॉक्टर साहब, कमिटमेंट तो बहुत पुरानी है, बट कानून साजी के लिए तो बिल्कुल आप लोग लास्ट मिनट पे ही कर रहे हैं ना। अब फरवरी शुरू होने वाला है, मार्च के अंदर इलेक्शंस हैं, किस तरह आप लोग मैनेज कर पाएंगे? एक जो महीना था वो आपने सुप्रीम कोर्ट जाके ज़ाया कर दिया। देखिए, हमने ज़ाया नहीं किया। हम समझते हैं कि कोई फैसला वहाँ से भी आ सकता है, लेकिन अब हम ऑल्टरनेटिव भी इस्तेमाल करेंगे। और अगर पार्टी सारी राज़ी हो तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे टाइम नहीं चाहिए होता, आपको सेशंस बुलाने होते, उसमें आप डिबेट कर सकते हैं। लेकिन अगर सिंसियर है सारी पार्टीज़ ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में और पैसा चलना का रोकने में, पैसे का रोकना इलेक्शन में, तो फिर ये जल्द हफ्ते की बात भी नहीं लगे। बट डॉक्टर साहब, ऑपोजिशन के साथ ताल्लुकात हुकूमत के इतने खराब हैं कि वो तो बिल्कुल इस वक्त किसी मूड में नहीं है। वो तो इतनी दफे पब्लिकली कह चुके हैं कि वो आपसे कोऑपरेट नहीं करेंगे। वो भी देख लेंगे ना, वो भी देख लेंगे वो तो देख लेंगे, बट दैट मींस कि फिर नहीं हो पाएगी। आरिफा, हमने ट्राई करना है। अच्छा। हम तो सारे ऑप्शन ट्राई करेंगे कि ये रोकें पैसा चलना सेनेट इलेक्शन में। सारी कौम को पता है और कौम तंग आई हुई है। बट डॉक्टर साहब, वेरी क्विकली, वोंट इट बी एम्बैरेसिंग फॉर यू कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके जाएं और पास ना करवा सके? मेरी बात सुने, अगर अव्वल तो हम समझते हैं पास होनी चाहिए। अगर ऑपोजिशन नहीं पास करेगी, कौम को पता चल जाएगा कौन करप्शन को बचाना चाहता है, छुपाना चाहता है, ये भी वाजे हो जाएगा। तो व्हाई इज इट एम्बैरेसिंग फॉर अस? इट्स अ विन विन फॉर अस ईदर वे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने हमसे बात की। नाजरीन, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो दिल्ली के अंदर गुज़िश्ता रोज़ किसानों और पुलिस के दरमियान झड़पें हुई जिसमें बहुत से लोग ज़ख्मी भी हुए। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली के अंदर जो जारी किसानों का एहतजाज है। हुकूमती फैसलों के खिलाफ कई हफ्तों से जारी जो भारतीय किसान थे उनका एहतजाज गुज़िश्ता रोज़ उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गया जब किसान सिक्योरिटी फोर्सेस का दायरा तोड़कर लाल किले में दाखिल हो गए और वहाँ उन्होंने अपना झंडा लहरा दिया। पैदल और ट्रैक्टर्स के ऊपर सवार दिल्ली की तरफ मार्च करने वाले किसानों और पुलिस के दरमियान जो झड़पें थीं वो भी देखने में आई और भारतीय मीडिया के मुताबिक अब तक 100 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो हैं वो ज़ख्मी हो चुके हैं। किसानों का एहतजाज आज भी जारी है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किसान अब लाल किले से बाहर आकर शहर के सरहदी इलाकों में वापस जा चुके हैं। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद नई दिल्ली से ज्योति मल्होत्रा साहिबा, ये एडिटर है नेशनल एंड स्ट्रेटेजिक अफेयर्स द प्रिंट, जो एक वेबसाइट है, न्यूज़ वेबसाइट। वेलकम टू द शो ज्योति साहिबा। सबसे पहले तो प्लीज़ हमें बताएं कि कल क्या वाक़या हुआ। काफ़ी अरसे से जो किसान हैं वो दिल्ली के अंदर एहतजाज कर रहे हैं, मगर कल तो लग रहा था कि बिल्कुल ही सिचुएशन जो है वो ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गई। जी आरिफा, सबसे पहले मैं आपको थैंक यू करना चाहूँगी कि आपने मुझे अपने शो पे बुलाया। और आप बिल्कुल ये सही कह रही हैं कि कल के जो इंसिडेंट हुए हैं और काफ़ी वायलेंस वगैरह भी हुई है दिल्ली के अंदर, और उसके पहले से 2 महीने से जो है मिडल ऑफ नवंबर से लेकर अभी तक दिल्ली के चारों तरफ 2 या 3 जगहों में लाखों की तादाद में या हजारों की तादाद में मैं कहूँगी काफी किसान जो है वहाँ पे आके प्रोटेस्ट कर रहे थे। और मैं भी गई थी। एक जगह का नाम है सिंघू बॉर्डर, जो दिल्ली और पंजाब के बीच जो नेशनल हाईवे जो है, और किनारे पे इन लोगों ने अपनी जैसे साइड वाली सड़क पे अपने ट्रैक्टर्स लगाए हुए हैं पिछले 2 महीने से, और उनको जैसे ढका हुआ था। वहाँ पे पूरे परिवार के परिवार रह रहे हैं और बहुत अच्छी तरह सारा ऑर्गेनाइज था, पूरा पीसफुल था। एक मंच भी बनाया हुआ था जहाँ पे लोग अपनी जैसे आके स्पीचेस कर सके, और ज्यादातर सिख फार्मर्स हैं तो काफी जैसे शाम को अरदास भी होती थी, जैसे सिख गुरु का पाठ भी होता था, और बहुत ही पीसफुल और बहुत ही आराम तरीके से जो बहुत ऑर्गेनाइज्ड, क्योंकि हमें तस्वीरों में नजर आया कि खाना वगैरह भी सही अरेंज हुआ था और वो कोई मसला नहीं था लोगों के लिए कोई। और मैंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे जैसे सिख उधर औरतें और आदमी जैसे आलू छील रहे हैं, प्याज काट रहे हैं, फिर खाना लंगर बनाया जा रहा है जैसे गुरुद्वारों में होता है, लंगर होता है, और पूरा सबके लिए पूरा खाना पीना, रहने की जगह, लोगों ने कंबले, रजाइयाँ, बिस्तर, मतलब इट वाज वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड और बिल्कुल ही शांति स्वभाव से, बिल्कुल कोई इसमें धक्का मुक्की या कोई वायलेंस वाली बात नहीं थी। अब ये जो अब धीरे धीरे जो आज की जो खबर है और ये पता चलने की कोशिश हम भी कर रहे हैं कि हुआ कैसे, कि 24 घंटे में पूरा माहौल कैसे बदल गया। तो इसमें 2-3 बातें अब सामने आ रही हैं। एक सबसे बड़ी जो अहम बात ये है, और जो कल भी दिखाई दिया था 26 जनवरी जो हमारा रिपब्लिक डे होता है, कि जो एक गुट है जो यंग फार्मर्स का, या जो बहुत ही उत्तेजित लोग थे, दे वर वेरी सॉर्ट ऑफ मिलिटेंट टाइप जो थे। सही। और अब ये नहीं पता चल रहा कि ये कहाँ से इनकी फंडिंग कहाँ से हो रही है, इंडिया के अंदर से हो रही है, बाहर से हो रही है। आप जानते हैं कि काफी कनाडा, यूके वगैरह के भी लोग, वहां से भी काफी पैसे आ रहे थे। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि मैंने उधर सिंघू बॉर्डर के वहां का जो प्रोटेस्ट है, वहां पे जैसे एक हॉस्पिटल भी उन्होंने एक टेंटेड हॉस्पिटल भी बनाया हुआ था। तो अब ये खबरें आ रही कि जो मिलिटेंट सिख ग्रुप था, ये कहाँ से ये लोग इतना अपना इतना जो उनका इन्फ्लुएंस है कैसे अचानक बढ़ गया। तो क्या देर मतलब कि ये जो जिस ग्रुप का आप जिक्र कर रही हैं ज्योति साहिबा, ये किले की तरफ बढ़े और वहाँ, क्योंकि ऑब्वियसली रिपब्लिक डे के हवाले से सिक्योरिटी टाइटन की हुई थी, तो वहाँ झड़पें हुई हैं? नहीं, तो हुआ क्या है कि इनको इजाजत मिली थी दिल्ली के जो चारों तरफ एक रिंग रोड है कि वहां पर अपनी ट्रैक्टर रैली करें, और इनको इजाजत नहीं थी कि आप इसके आगे बढ़े दिल्ली के अंदर, क्योंकि काफी मतलब बड़ी तादाद में जो किसान इकट्ठे हुए थे। तो ये जो ग्रुप है, और रिपब्लिक डे की एक पूरे जो झांकियां होती हैं, एक पूरा वो होता है,
और आम तौर पे जो हर रिपब्लिक डे पे ये जो झांकियां होती है, जो प्रोसेशन होता है, ये लाल किले पे खत्म होता है। लेकिन इस साल क्योंकि कोविड है तो वो जो है उधर ही अपने इंडिया गेट की तरफ और उसके बाद कनॉट प्लेस में वहां से फिर वो बाकी सब अपने उसमें वापस अपने चले गए। तो लाल किले तक ये जो प्रोसेशन है वहां तक पहुंचा ही नहीं। तो लाल किले में क्या हुआ था, कुछ तो सिक्योरिटी वाले थे लेकिन इतने ज्यादा नहीं थे जितने होने चाहिए थे अगर आमतौर पे अगर रिपब्लिक डे होती है। तो ये जो गुट है इनका, ये मिलिटेंट सिखों का, इन्होंने एक चांस अपना देखा। और ट्रैक्टर तो आपको पता है कि ट्रैक्टर के सामने तो ना आपके जो पुलिस वाले हैं उनके हाथों में लाठियां थी, टीयर गैस जरूर था उनके पास, और टीयर गैस से ही उन्होंने कोशिश, और बैरिकेड्स थे सड़कों पे लगे हुए, तो उससे उन्होंने कोशिश की कि ये इनको रोकें। लेकिन ट्रैक्टर तो ट्रैक्टर होता है, तो बैरिकेड तो बहुत ही मतलब आसान सी बात होती है, आप उसको ओवरटर्न करें या उसको तोड़ें। और टीयर गैस के थ्रू काफी लोग रुक गए, लेकिन ये एक बड़ा ग्रुप जो है जो पहुंच गया। और जब इतने सिक्योरिटी जरूर थी जैसे मैंने आपसे कहा, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं भी थी। एनीवे, इन लोगों के पास ये फिर एक बारी सिक्योरिटी थोड़ी सी थी, और इतने हजारों की तादाद में जब लोग आते हैं तो इनको आप तो रोक नहीं सकते, तो तब वो उधर चढ़े हैं रैम्पार्ट्स ऑफ रेड फोर्ट पे। लेकिन आज की एक और भी इंटरेस्टिंग खबर जो सोशल मीडिया पे काफी वायरल हुई है वो ये है कि एक दीप सिद्धू नाम का एक लड़का है जो एक्टर, बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग भी करता है मेरे ख्याल, और अंग्रेजी भी काफी अपनी झाड़ता है। तो उसने क्या किया, जो ये जो बाकी जो जब सिखों ने, किसानों ने देखा कि ये अपना इस मिलिटेंट ग्रुप के साथ जो है कोशिश कर रहा है, मतलब ऊपर वो खालसिया झंडा भी उन्होंने फहराया फिर, तो इन लोगों ने इसको पकड़ा, काफी बाकी किसानों ने। तो फिर ये कहता है कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर ये इसको मार, और जब इसको ये डांट रहे थे या इसको मतलब इन्होंने उसको घेराया हुआ था, ये क्या करता है, ये वहां से भाग निकलता है, और फिर ये पहले तो अपने ट्रैक्टर के ऊपर बैठा हुआ था, फिर वहां से ट्रैक्टर से कूद के फिर बाकी भी किसी ने किसी की बाइक लेके फिर वो वहां से भाग गया। तो लोग काफी नाराज हैं आज। और आज जो हमारी रिपोर्टर्स गई हैं उधर सिंगू पे और गाजीपुर, एक दूसरी जो प्रोटेस्ट साइट है, वहां से जो स्टोरी जो हम कर रहे हैं हमारे ज्योति साहब, सॉरी माफ करिएगा आपकी बात काट रही हूँ, रनिंग आउट ऑफ टाइम। इट सॉर्ट ऑफ इमेजेस जो थे रिपब्लिक डे पे इस तरह का वाकया हुआ, क्योंकि पहले भी इतलात आ रही थी कि थोड़ी सी शायद तनाव या इल्जाम डाला जा रहा है पंजाब की हुकूमत पे। तो was it a very embarrassing moment for the government in Delhi, बीजेपी की हुकूमत के लिए? क्या कोई इसके अब हम आगे पॉलिटिकल रिपरकशंस देख सकते हैं? नहीं, देखिए बिल्कुल एम्बैरेसिंग है फॉर द गवर्नमेंट इन दिल्ली, जबकि गवर्नमेंट इन दिल्ली अब ये अपना पल्ला झाड़ रही है, क्योंकि इनका ये कहना है कि हमने तो कितनी कोशिशें की, 11 राउंड बातचीत के हुए थे, और हर राउंड पे किसानों की तरफ से ये कहा जा रहा था कि नहीं हम बिल्कुल और बातचीत करेंगे भी नहीं। और ये भी बात एक्चुअली अगर आप देखें ये भी बात गलत है कि आप बिल्कुल इतना रिजिड उन्होंने अपना स्टांस एक पकड़ा हुआ था कि यार ये जो कानून है किसानों के, इनको आप वापस ले, नहीं तो फिर हम यहाँ से नहीं हटेंगे। अब देखिए पॉलिटिक्स में जब तक कॉम्प्रोमाइज नहीं होता तब तक आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। और लास्ट वाले राउंड में जो गवर्नमेंट की तरफ से, बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से ये प्रपोजल आया था कि हम इसको 1.5 साल इसको हम सस्पेंड कर देते हैं इन कानूनों को, और तब तक हमारी बातचीत होती रहेगी और फिर हम इसको आगे ले जाते हैं। लेकिन ये भी बात उन्होंने नहीं मानी। तो मुझे लगता है कि क्योंकि ये जो किसान जो आंदोलन है, ये जो प्रोटेस्ट था, इसका कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है, और जो किसान जो है ये अपने गाँव से हजारों की तादाद में पिछले 2 महीने से दिल्ली बैठे हुए थे, उसके पहले पंजाब की सड़कों पे बैठे हुए थे। तो एक जब आपका कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है, अब यूनियन आप कितना कॉम्प्रोमाइज कर सकती है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी कमी थी किसानों की तरफ भी कि आपके यूनियन जो हैं एक पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज की तरफ नहीं बढ़ पाए, और गवर्नमेंट को जरूर उनको भी बातचीत करनी चाहिए थी कानून लाने से पहले। लेकिन अब इतनी बात आगे बढ़ गई है, और ये इस वायलेंस के बाद अब देखते हैं, अब ये नहीं मालूम कि आगे अब क्या होगा, कि
कानून। अब फिर भी ये देखिए, कानून तो है, पार्लियामेंट ने कानून पास कर दिए, तो ऐसा नहीं है कि कानून वापस लिए जाएंगे। लेकिन ये बात रही है कि एक डेमोक्रेसी, एक तो सबसे पहले रिपब्लिक डे के अंदर ये पहली दफा मेरे ख्याल 1950 के बाद जब से रिपब्लिक हमारा बना है, मतलब 72 सालों में, कि इस तरीके का ऐसा कोई हादसा हुआ है। सो दैट इन इटसेल्फ इज अ बिग ब्लो। लेकिन ये जी बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति साहिबा, थैंक यू फॉर टू अस। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे इस्लामाबाद इंतजामिया की और उन्होंने जो आवारा कुत्तों के हवाले से फैसला किया है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिर में हम जिक्र करेंगे इस्लामाबाद इंतज़ामिया की तरफ से जो नया फैसला आया है कि जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अब वो क्या करेंगे। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी और इस्लामाबाद की जो ज़िलाई इंतज़ामिया है उसने ये फैसला किया है कि शहर के अंदर आवारा कुत्तों को अब नहीं मारा जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब ऐसे कुत्तों को मारने की बजाय जानवरों के हकूक़ के लिए काम करने वाली तंजीमों के साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन के साथ इन कुत्तों को वैक्सीनेट किया जाएगा और इस हवाले से जो म्यूनिसिपल कवानीन हैं उनके अंदर भी तरमीम की जाएगी। जो मौजूदा कवानीन हैं उनके तहत वफाकी दारुल हुकूमत के अंदर आवारा कुत्तों को मारने के लिए CDA का एक बाकायदा डॉग शूटिंग विंग भी मौजूद है, इसको भी ख़त्म किया जाएगा। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे मौजूद हैं DC इस्लामाबाद हमजा शफकात साहब। वेलकम टू द शो सर। जी सर, बताइएगा कि ये फैसला आपने कब किया और ये जो आप वैक्सीनेशन का एक प्रोग्राम बना रहे हैं ये कितना आसानी से आप इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे सर? ये फैसला तो अभी कुछ दिनों पहले ही किया है और चेयरमैन CDA की सरबराही में इस पे मीटिंग हुई और इसके अंदर रेबीज़ फ्री पाकिस्तान जो एक NGO है उनको भी हमने इनवाइट किया हुआ था और फिर जो एनिमल बर्थ कंट्रोल पे काम कर रही हैं NGOs उनको भी हमने इनवाइट किया हुआ था। वाइल्ड लाइफ के लॉयर्स हैं उनको भी हमने इनवाइट किया हुआ था और ऑलरेडी जो NGOs काम कर रही हैं इस्लामाबाद में डॉग शेल्टर्स पे उनको भी हमने इन्वाइट किया हुआ था। आपने बिल्कुल सही बताया कि इस्लामाबाद के जो म्यूनसिपल बायलॉज हैं उनके अंदर जब ये डॉग्स वाला इशू होता है तो उसके ऊपर जो वर्ड लिखा हुआ है वो एलिमिनेट लिखा हुआ है और नॉर्मली जो म्यूनसिपैलिटीज़ प्रैक्टिस करती हैं वो बड़ा ब्रूटल किस्म का मेथड है। जैसे आपने खुद ही बताया कि डॉग शूटिंग स्क्वाड होता है या कभी पॉइजन कर देते हैं वगैरह वगैरह। अभी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस भी हुई और लोगों ने भी इसके ऊपर काफ़ी हमें भी एजुकेट किया और हमने खुद भी देखा कि ये जो तरीक़ाकार है एलिमिनेशन का ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो यहाँ पर जो डॉग्स हैं उनकी फर्टिलिटी भी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इन द वेस्टर्न कंट्रीज़। अगर वहाँ पर 2 बच्चे होते हैं तो यहाँ पर इनके 8 बच्चे होते हैं और फिर ये है कि अगर इनको एलिमिनेट भी करते थे तो उसका एक तो ब्रूटल है और गैर इस्लामी भी है और साथ ही साथ दूसरे शहरों से फिर इनकी पॉपुलेशन उसी तरह वापस आ जाती थी। तो जो एक्चुअल मसला था कि किसी को रेबीज हो जाती हैं या डॉग्स तंग करते हैं तो रेजिडेंशियल एरियाज के अंदर, वो मसला वैसे का वैसे रहता था। तो इस पे हमारी अपनी भी एजुकेशन हुई और हम हैं हमारे पास कि कितने इस तरह के वाकयात होते हैं एक हफ्ते में या महीने के अंदर इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर? I mean, is it a really serious problem कि ये लोगों को काट लेते हैं और रेबीज हो जाती है या लोग घबरा जाते हैं, तंग करते हैं? एक्चुअली रेबीज़ का तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई शिकायत नहीं आई, लेकिन हमारे पास जो प्राइम मिनिस्टर पोर्टल के ऊपर कंप्लेंट्स पेंडिंग है जहाँ पे लोगों ने शिकायत की है कि उनको डॉग्स तंग कर रहे हैं, वो मोर देन 500 कंप्लेंट्स पेंडिंग थी। तो उसका कोई ना कोई रिजॉल्व करना भी ज़रूरी था, कोई ना कोई बैलेंस लाना भी ज़रूरी था और वो बैलेंस भी ऐसे लाना है कि जो हमारे गार्बेज डंप्स होते हैं उनके अंदर बड़े बड़े रैट्स होते हैं और अगर ये डॉग्स ना हो तो रैट्स की पॉपुलेशन बढ़ जाती है। तो वो एक हैबिटेट को नॉर्मलाइज करने के लिए भी इनकी ज़रूरत है, इनकी अपनी यूटिलिटी भी है। लेकिन हैविंग सेड दैट, अब जो इस पर सही सेन अच्छा तरीक़ाकार है जो हम अडॉप्ट करने जा रहे हैं वो यही है कि वही जो हमारा डॉग शूटिंग स्क्वाड है उन्हीं को हम ट्रेन कर रहे हैं कि रेबीज़ वाले डॉग को उन्होंने कैसे आइडेंटिफाई करना है और वो कोई बहुत मुश्किल कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है, बड़ा इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है। और फिर साथ ही साथ ये है कि उनको न्यूट्रलाइज करना या उनको वैक्सीनेट करने की भी उनकी ट्रेनिंग कराई जाएगी, जिसमें NGOs जो हैं उनको हम ऑन बोर्ड कर रहे हैं। चेयरमैन CDA ने इस पर बड़े ज़बरदस्त फैसला ये किया है कि एक तो म्यूनसिपल बायलॉज को भी चेंज कर रहे हैं और साथ ही साथ इसमें इन्वेस्ट भी कर रहे हैं कि वैक्सीन मंगवाई जाएँ और जो वेटनरी डॉक्टर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लिया जाए ताकि ये कैंपेन जल्द से जल्द स्टार्ट हो सके। और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता ये है कि जो मतलब हैबिटेट है उसको भी मेंटेन किया जा सके, जो लोगों की शिकायत है उसको भी कवर कर लिया जाए और जो ब्रूटल टेक्निक थी उसको अबॉलिश करके एक बड़ी ह्यूमेन किस्म की अप्रोच है वो की जाए। इरादा है ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा? अब हम हफ्तों की बात कर रहे हैं, महीनों की बात कर रहे हैं? जो डॉग शूटिंग है वो तो
इमीडिएटली बैन कर दी गई है। अब नो डॉग विल बी शॉट इन इस्लामाबाद, ये तो कंफर्म हो गया, या उनको पॉइजन नहीं किया जाएगा, ये तो बिल्कुल क्लैरिटी है। हाँ अलबत्ता अगर कोई रेबीज़ वाला आता है तो उसके ऊपर तो ऑब्वियसली डॉक्टर्स भी और एक्सपर्ट्स भी और एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट्स भी यही कहते हैं कि जी उसको तो एलिमिनेट ही करना होता है, क्योंकि वायरस होता है उसका और वो बड़ा डेंजरस होता है, उसका तो कोई बचाव का तरीकाकार भी नहीं है। लेकिन जो नॉर्मल डॉग्स हैं उनकी वैक्सीनेशन के टाइम के लिए थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा। मेरा ख्याल है हम 10-15 डेज़ के अंदर अंदर वैक्सीन इनकी मंगवा लेंगे, टीम्स को ट्रेन कर लेंगे और बहुत जल्द इस पे काम शुरू कर देंगे। लेकिन जो शूटिंग है वो तो इमीडिएटली बैन कर दी है चेयरमैन किया कि जब एलिमिनेट भी करते थे तो क्योंकि साथ में और शहर भी हैं वहां से आ जाते थे, तो क्या रावलपिंडी के अंदर भी कोई इस तरह की कैंपेन शुरू हो सकती है? क्या आप वहाँ की इंतजामिया के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं? बिकॉज ऑब्वियसली सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर करने से तो ये इशू एड्रेस नहीं होगा, बिकॉज शहर बहुत करीब है जो पिंडी तो फायदा नहीं होगा। बिल्कुल इसका प्लान यही है। फॉर्चुनेटली इसमें गवर्नमेंट ऑफ सिंध ऑलरेडी लीड ले चुकी हुई है, वो तो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसे वाक़यात भी हुए थे तो वहाँ की म्यूनसिपैलिटीज़ ने तो ऑलरेडी इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। उनके 21 डिस्ट्रिक्ट्स में ये काम हो रहा है और केपी गवर्नमेंट ने भी इसमें लीड ली है और पेशावर के अंदर भी ऑलरेडी इसके ऊपर वो काम करना शुरू कर चुके हुए हैं। अभी हम इस्लामाबाद को एज ए मॉडल प्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे जो भी लेसन होंगे और क्या इसमें फंडिंग इन्वॉल्व है, कितने अब डॉक्टर्स चाहिए, क्या तरीक़ाकार है, थोड़ा सा हम इसको कर लें। इवेंचुअली हमारा प्लान यही है कि फिर इस्लामाबाद से हमारे तमाम जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें चाहे हरीपुर है, चाहे एबटाबाद है, चाहे पिंडी है, अटक है, उन सब के अंदर इंशाल्लाह ये मॉडल को हम प्रमोट भी करेंगे और कन्विंस भी करेंगे उनको कि वो ये काम शुरू करें।